वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं तरमीम के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने गुज़िश्ता रात साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की थी। साथी जजेस ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया। साथ ही जजेस आखिरी वक्त तक दोनों को मुस्ताफी न होने पर कायल करने की कोशिश करते रहे। साथ ही जजेस के इसरार के बावजूद दोनों जजेस अपने फैसले पर कायम रहे और साथ ही जजेस से मुलाकातें करने के बाद इस्तीफा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आइनी अदालत के सरबराह बन गए। वफाकी आइनी अदालत के पहले सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस अमीन को रिटायरमेंट से 15 रोज़ पहले मजीद 3 साल के लिए नई नौकरी मिल गई। सदर ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर जस्टिस अमीन का तकर्रुर किया। सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत हुई, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन के तकर्रुर की एडवाइस सदर को भिजवाई। वज़ारत कानून की जानिब से समरी ऐवान सदर भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास कमेटी की रिपोर्ट पर रूल्स 1980 और मुजवज़ा रूल्स 2025 का मुकम्मल जायज़ा लिया। रूल्स में की गई तमाम अपडेट्स फुल कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। मुमताज़ कानूनदान मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने, निज़ाम अदल में शफाफियत बढ़ाने और अमल में आसानी के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुकदमात के दौरान सामने आने वाली मुख्तलिफ मुश्किलात के हल के लिए कमेटी की तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई। वफाकी आइनी अदालत में 3 नए जजेस का हलफ। जस्टिस हसन रज़ा रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक ने आइनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। जस्टिस अली बाखर नए जजेस में शामिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस को हलफ लिया। दूसरी जानिब वज़ारत कानून ने आइनी अदालत के जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइनी अदालत 6 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जस्टिस अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाखर नचवी, जस्टिस के आगा जज होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान आइनी अदालत के जज होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद हुसैन शाह आइनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आइनी अदालत की जज बनने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से इनकार किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली वफाकी आइनी अदालत की जज बनने की दौड़ से बाहर हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली की खराबी सेहत की वजह से उनका नाम ज़ेर गौर नहीं लाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में ज़र ख्याल करते हुए कहा, नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने का अमल एक साजिश के तहत शुरू हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया, कोई ज़ाती मामला नहीं, कानूनी और आइनी कार्रवाई थी जिसमें मखसूस लोगों ने आइन की बेतौकीरी करते हुए नवाज शरीफ को हटाने में किरदार अदा किया, जिनका किरदार मुतवातिर ज़ेर बहस रहा। उन्होंने बनी गाला केस में जजिस साकिब निसार बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब के नाम लिए। जजिस मुकदमात में ये तमाम जजिस शामिल थे। उन्होंने कहा कि बेंच ने फैसला दिया है कि नाअहल शख्स किसी सियासी जमात का सरबराह नहीं बन सकता। 2 जज साहिबान ने अपने इस्तीफ़े आज पेश किए हैं, जो सियासी और अदालती तारीख़ का अहम लम्हा था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वो तारीख़ बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने का आगाज़ कहाँ से हुआ। ये अमल 27वीं तरमीम के बाद मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसला करते हुए फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द कर दिया है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का भी हतमी फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा मुशावरत से फैसले करती है और आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत भी मुकम्मल इत्तेफाक राय से कायम की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं और जल्द हुकूमत बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर हमेशा पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह रहा है और यहाँ के अवाम के मसाइल मेहनत, यकसुई और तदब्बुर से हल किए जाएंगे। 27वीं आइनी तरमीम मंजूर। सूबों को काबीना पढ़ाने की इजाज़त मिल गई। सिंध में वज़रा की तादाद 22 और मशीरों की 7 हो सकेगी। काबीना पर 11% की हद ख़त्म, अब 13% तक काबीना रख सकते हैं। तरमीम के बाद मुख्तलिफ मनसूबों में लॉबिंग तेज़ हो गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, मज़ीद क्या पता चला इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि सदर पाकिस्तान ने इसको बाकायदा कानून की शक्ल दी दस्तखत करके। इसके बाद जो है सूबों को इस 27वीं तरमीम में एक शेख ये शामिल है कि जिसके तहत सूबों को जो है वो काबीना बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई है। आइनी तरमीम के बाद सूबाई काबीना का हुजूम भी बढ़ जाएगा, जबकि इस तरमीम के आर्टिकल 130 में तब्दीली हुई थी। वज़रा और मुशीरों की तादाद में इजाफा
मुमकिन हो सकेगा। तरमीम के बाद काबीना पर 11% की पाबंदी खत्म हुई है और अब जो है वो नई पाबंदी जो है वो 13% तक बढ़ हो चुकी है। यानी कि अब अगर हम बात करें सिंध काबीना की, तो सिंध काबीना में पहले 18 वज़रा लगाए जा सकते थे, लेकिन अब इस तरमीम के बाद 22 वज़रा लगाए जा सकेंगे। वज़ीर आला सिंध के हवाले के उनके जो मुशीर हैं उनमें भी इजाफा हो सकेगा। पहले 5 मुशीर लगाए जा सकते थे आईनी तौर पर, लेकिन अब जो है तादाद बढ़कर 7 मुशीरों तक पहुंच गई है। तरमीम मंजूर होने के बाद जो है वो सिंध में लॉबिंग जो है वो तेज हो गई है। सूबाई काबीना में इजाफे का जो सिलसिला है उसके हवाले से कार्रवाई जारी है। वजीर बनने के जो ख्वाहिशमंद अरकान हैं उन्होंने क़यादत से राब्ते शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध जल्द क़यादत से मंजूरी के बाद काबीना से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। इसमें चंद चीदा नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन नाम अभी बनाना जो है वो कबल इस वक्त होगा। बहुत शुक्रिया था आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान की ख़वातीन निहायत बासलाहियत हैं और मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मलिक अहमद खान ने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों खुसूसन बच्चों की तालीम को तरजीह देने की ज़रूरत पर बात की। स्पीकर ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के तालीमी शोबे में किए गए इक़दाम की तारीफ की और कहा कि मरियम नवाज़ ने तालीमी सहूलतों के हवाले से नुमाया काम किया है। मलिक अहमद खान ने खड़िया में यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान भी किया और कहा कि चंद माह के अंदर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि खड़िया के तलबा मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं और नई यूनिवर्सिटी से इलाके में तालीमी मयार मज़ीद बुलंद होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर 15-16 नवंबर को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना ताल्लुकात का अमली मज़हर है। शाह अब्दुल्ला अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और मजमूई खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान ने मज़ीद बताया, ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा, जो दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात की अहमियत की अलामत है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के किसी भी ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के अलावा कुछ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग कहा, अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। उनका कहना था, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात हुए। तालिबान से मुज़ाकरात के मामले में दोस्त ममालिक की काविशों को सराहते हैं। अफगान रजीम अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। उम्मीद है तालिबान अपने यहाँ मौजूद TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की अहम मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौक़े पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में फ़र्स्ट सेक्रेटरी अलेक्जेंडर एकरबॉम, एजाज़ी काउंसल जनरल तारिक एम खान, वज़ीर आला के मोमन ख़ुसूसी कासिम नवीद और सेक्रेटरी टू CM अब्दुर्रहीम शेख भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची एक अहम पोर्ट सिटी है और यहाँ सरमायाकारी की बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स में शुमार होता है और सूबाई हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रही है। मुराद अली शाह ने नीदरलैंड्स की कंपनियों को कैटल फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि सिंध में इस शोबे में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। इसके साथ वाटर मैनेजमेंट, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पाक फ़ौज की कुर्बानियों और दिफाई कामयाबियों को सराहते हुए कहा, अफवाज ने दुनिया भर में मुल्क को सुरखरू किया। उन्होंने बताया, मई में पाक फ़ौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को घुटनों पर टेकने पर मजबूर किया। अज़मा बुखारी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने 10 मई को तारीख़ रकम की। यह चीज़ ज़हीर बाबर की क़यादत में कौम ने अफवाज के हौसले और कुर्बानियों को सराहा। उनका कहना था, पाकिस्तान की बर्री फ़ौज, फ़िज़ाइया और नेवी दुनिया की प्रोफेशनल और बहादुर फ़ौज में सरफ़हरिस्त हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आइन और पार्लियामेंट के बालादस्ती के ख़िलाफ़ इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। तमाम इदारे आइन के ताबे हैं। उन्होंने कहा, अवामी नुमाइंदों और पार्लियामेंट के बालादस्ती को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिविलियन बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई हुकूमत की आइंदा पॉलिसी गाइडलाइन मुरतब की गई। इजलास में अमन व अमान की मजमूई बेहतरी से मुतल्लिक फ़ैसले किए गए। वज़ीर आला ने अमन जिरगे में शरीक सियासी जमातों का शुक्रिया करते हुए कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह,
امن ہم سب کا مشترکہ مقصد ہے۔ انہوں نے کہا صوبائی حکومت کی تمام قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا ایکشن اینڈ آف سول پاور کا خاتمہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ قانونی بنیاد انسانی حقوق کے منافی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ریڈیو پاکستان پشاور پر 9 مئی کے حملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کمیشن تمام شواہد جمع کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گا جس کی روشنی میں اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پختونخوا حکومت کا اہم ہدف صوبے میں سود پاک نظام ہے جو حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے۔ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ آرٹیکل 25, 5 اور 4 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شوز کے لیے نہیں۔ سرکاری وسائل کے سیاسی استعمال سے حکمرانی کی غیر جانبداری مشروع ہوتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے گوادر اور عمان کے درمیان فیری سروس کے آغاز کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر جنید انور نے کہا ہے کہ منظوری کے بعد یہ فیری سروس جلد شروع ہوگی۔ ان کے مطابق پاکستان اور عمان جلد ہی فیری لنک کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے عمانی وفد پاکستان آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے فیری روٹ سے تجارتی حجم میں اضافہ اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ذیابطیس کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ذیابطیس ایک خطرناک اور خاموش دشمن ہے جو احتیاط، آگاہی اور نظم زندگی کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان میں ذیابطیس کے مرض کی بڑھتی ہوئی شرح اس بیماری کے خلاف مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے صحت کو عوام کا بنیادی حق قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب ہر شہری تک یہ حق پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ تاریخ میں پہلی بار ٹائپ 1 شوگر کے مریض بچوں کو انسولین کٹس ان کے دروازے تک فراہم کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل لفٹنگ کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ قائد آباد پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا، 2 موٹر سائیکل اور پستول برآمد کر لیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں کٹوتیاں کرنے والے 2 ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے۔ دیکھتے ہیں اسی بارے میں عارف حبیب کی رپورٹ۔ کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل لفٹنگ کی وارداتوں کے خلاف پولیس کو بڑی کامیابی ملی۔ قائد آباد پولیس نے انٹیلیجنس اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان عبدالکریم اور محمد مزمل کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول، ایمونیشن، ایک 125 اور ایک CD70 موٹر سائیکل برآمد کی جو تھانہ شاہ لطیف اور سکن کی حدود سے چوری شدہ ہے۔ ادھر FIA کمپاؤنڈ سرکل لاڑکانہ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں غیر قانونی کٹوتیاں کرنے والے ایک گروہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان عبداللطیف اور مظہر حیدر کو گرفتار کیا۔ ملزمان مستحق خواتین سے 1000 روپے سے 1500 روپے تک غیر قانونی کمیشن وصول کرتے تھے۔ FIA نے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے لاکھوں روپے، موبائل فون، بینک کنیکٹڈ ڈیوائس بھی قبضے میں لے لی۔ کوئی گھوٹ میں ایک باغ سے 30 سالہ یاسر پاور کی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق مقتول کو نامعلوم افراد نے کلاڑیوں کے اخبار سے قتل کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں دشمنی کا کوئی پہلو سامنے نہیں آیا۔ اقبال مارکیٹ پولیس نے 4 روز قبل ہونے والے قتل کیس میں 2 نامزد ملزمان علی حسن اور محمد عادل کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے گاڑی اور رقم کے لین دین کے جھگڑے پر محمد شعیب کو گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ نیو کراچی بشیر چوک میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک زخمی ڈاکو خالد سمیت 2 ملزمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر پاکستان اسٹیل مل کے جبری برتر ملازمین کے احتجاجی دھرنے پر اسٹیل ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کیا جس میں 40 سے زائد نامعلوم افراد سمیت آل ٹریڈ یونین الائنس اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں۔ FIR میں حیران کن طور پر ایک بچے کا نام بھی شامل کیا گیا۔ دوسری جانب کرنگی کے نجی اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت پر ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد مشتعل شہریوں نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کی اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ واقعے کے بعد اسپتال کا عملہ موقع سے غائب ہو گیا جبکہ پولیس نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ کراچی دھابے جی پمپنگ اسٹیشن میں بجلی کا بریک ڈاؤن شہر کے لیے پانی کی فراہمی متاثر کرنے کا سبب بن گیا۔ کے الیکٹرک حکام کے مطابق گزشتہ رات 9 بجے 3 پمپ ہاؤس میں کیبل فالٹ سامنے آیا جس کے نتیجے میں 2 پمپس بند ہو گئے۔ واٹر کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود کیبل فالٹ کو ابھی تک دور نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے شہر کو تقریباً 40 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ واٹر کارپوریشن حکام کے الیکٹرک انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور امید ہے کہ جلد بجلی کی فراہمی بحال ہونے کے بعد پمپنگ نظام معمول کے مطابق کام کرے گا۔ کہ الیکٹرک انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کیبل فالٹ کی مرمت جلد مکمل کر لی جائے گی تاکہ شہریوں کو پانی کی فراہمی میں رکاوٹ ختم ہو سکے۔ اسرائیلی مظالم تعلیم سے نہ روک سکے۔ غزہ میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات کے نتائج میں 11 فلسطینی لڑکیوں نے 99% نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے باوجود غزہ کے نوجوان اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں، مشکل حالات میں تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نتائج کے بعد اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے بیشتر طلبہ اسرائیلی فوج کی بمباری میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ابوظہبی بغیر ڈرائیور گاڑیاں چلانے والا مشرق وسطی کا پہلا شہر بن گیا۔ ابوظہبی میں تیار شدہ ہیلی طیارے کی پہلی کامیاب پرواز مکمل کر لی گئی۔ ہیلی 250 کلو وزن 700 کلومیٹر تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابوظہبی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ طیارہ ڈیلیوری کے لیے استعمال ہوگا۔ طیارے کا جدید ہائبرڈ انجن بجلی اور ایندھن سے اڑان بھرنے میں مدد دے گا، جبکہ طیارہ مکمل طور پر ابوظہبی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ڈرائیور گاڑیاں اب ابوظہبی میں چلنے کو تیار ہیں، جن کی باقاعدہ تجارتی سروس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی میں چین کی 2 مختلف کمپنیاں ڈرائیور لیس گاڑیاں چلائیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔